हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 30 कवर करने वाले हैं। 29 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो देख लीजिएगा वो भी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यूपीपीसीएस एंड आरओ के लिए इम्पोर्टेंट हैं ये सारे ही क्वेश्चंस। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सूचना का अधिकार किस वर्ष प्रभावी हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं 2004 में, 2005 में, 2006 में या फिर 2007 में। तो ये जो अधिकार है या फिर ये जो एक्ट है 2005 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, एक एक्ट बनाया गया था तो उसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इन शॉर्ट जानेंगे हर एक चीज़ को। ये जो अधिनियम है, मैं सबसे पहले बात करूँगी ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, वैश्विक स्तर पर सूचना का अधिकार जो है इसको एक तरीके से तब पहचान मिली थी जब 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको अपनाया था। ठीक है, तो उस टाइम से इसको एक पहचान मिली थी और किस रूप में अपनाया था? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कह सकते हो, मीन्स उसका यही है। लेकिन ठीक है, तो इस राइट के थ्रू होता क्या है कि जितने भी सिटीजन्स हैं किसी भी कंट्री के हैं, सभी को मीडिया के माध्यम से या फिर कोई और वे है जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक राइट मिल जाता है। ठीक है, बात करेंगे अपने इंडिया की। तो अपने इंडिया में क्या है, इसको कब लागू किया गया था? जैसा कि भी मैंने आपको बताया था 2005 में एक अधिनियम बनाया गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम। उसके थ्रू इसको इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया या फिर प्रभावी बनाया गया। ठीक है, इस एक्ट के तहत क्या है, अगर मैं बात करती हूँ सेंट्रल लेवल की यानी कि केंद्रीय स्तर पर, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, उसके अलावा 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। अगर कोई इमरजेंसी है तो उससे 10 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। राज्य स्तर पर भी इसका गठन किया जाता है तो उसका भी सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, उसमें भी इतने ही मेंबर होते हैं। इसके बाद इसमें क्या क्या प्रोविज़न्स होते हैं? ठीक है, हर एक एक्ट के तहत न्यू प्रोविज़न्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो इसमें भी कुछ मैं आपको बताऊंगी जो कि इंटरेस्टिंग भी है। लेट सपोज़ कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी भी सिस्टम से। ठीक है, आपको इसी आयोग से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो एक उनका दायित्व बनता है, उनका यह कर्तव्य है कि इसमें जो रूल है कि 30 दिनों के अंतर्गत आपको अपनी सूचना प्राप्त करने का राइट है। ठीक है, अधिकार ये आपको दिया गया है। अगर आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कोई मैटर है, कोई ऐसा मामला है, तो वहाँ उनका दायित्व बनता है कि 48 घंटे के अंतर्गत आपको सूचना उपलब्ध कराएं। ठीक है, ये उनका राइट है। उद्देश्य, अगर वैसे काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं, मैंने यहाँ पर इन शॉर्ट बताया है। ठीक है, जो मेन मेरे को लगा था वही चीज़ मैंने यहाँ बताई है। तो लेकिन हाँ, आप इसको पढ़ लेना, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद इसका उद्देश्य अगर हम बात करें यानी कि इस कमीशन का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि पारदर्शिता लाना कार्य में, ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद नेक्स्ट है जवाबदेही, यानी कि आप उस कार्य के लिए प्रति कितना आपका दायित्व बनता है, आप किस प्रकार से उसको निभा रहे हो, है ना, ये चीज़ है। उसके बाद करप्शन को रोकना, ये हालांकि इसका उद्देश्य, आई डोंट थिंक कि कभी भी करप्शन रुक पाएगा, बट ठीक है, उद्देश्य है तो हम लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो था और 2005 है ना, वो आपका क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? योर ऑप्शंस आर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। कौन शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है ना। लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद हेतु
शपथ नहीं लेता, हालांकि वह संसद के सदस्य के तौर पर शपथ लेता है, जैसा कि बाकी सारे मेंबर्स भी लेते हैं जो कि सत्ता पक्ष के होते हैं। ठीक है, तो देखिए सारे ही मेंबर वो तो शपथ लेते हैं, उन्हीं में से एक लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, दैट्स वाई। तो अगर ये पूछा जाता है कि वह किस बेस पर लेता है, यानी कि किसके रूप में लेता है, तो यहाँ आंसर हमारा ये होगा कि लोकसभा का अध्यक्ष तो लेता ही नहीं है, संसद के सदस्य के रूप में लेता है। ठीक है, स्टेटमेंट आता तो शायद हम देखते हैं यहाँ पर कुछ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन नवंबर 2000 में नहीं किया गया था? ओके, सो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। किसका नहीं किया गया पूछा गया, तो वह अरुणाचल प्रदेश ही है ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो गठन है वह 20 फरवरी 1987 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अंग्रेजों ने भारत में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। सेकंड स्टेटमेंट है, अंग्रेजों ने भारत को पूरक अर्थव्यवस्था के तौर पर विकसित किया। हमेशा की तरह ऑप्शंस वही हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, दोनों सही हैं, या फिर ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, अंग्रेजों ने भारत में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया था। इट्स रॉन्ग, बिकॉज उन्होंने सबसे ज़्यादा कच्चे माल से जितनी भी चीज़ें बनती थी, कच्चे माल को उन्होंने बहुत ज़्यादा ही प्रोत्साहित किया था। ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है बुरे तरीके से, आगे एक्सप्लेनेशन में अच्छे तरीके से हम जान लेंगे। अंग्रेजों ने भारत को पूरक अर्थव्यवस्था के तौर पर विकसित किया था, इट्स करेक्ट। किस तरीके से किया था वो चीज़ भी आपको पता चल जाएगी, कच्चे माल को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इकोनॉमी से लिया गया प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल के स्रोत के रूप में विकसित किया था। अंग्रेजों ने भारत में उन्हीं फसलों को उगाने पर जोर दिया था जो कि ब्रिटेन के कारखानों में कच्चे माल के रूप में उपयोग हो सकें। फॉर एग्जाम्पल कपास, नील, टॉफ़ी कह रही हूँ मैं, कॉफ़ी, पटसन आदि। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत को पूरक अर्थव्यवस्था के तौर पर विकसित किया था, अर्थात एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के उद्देश्य की पूर्ति करती रहे तथा इसका पूरा लाभ ब्रिटेन को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है। किसने की थी ये पूछा जाता है और कब की थी ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग इस क्वेश्चन को, जो कि 1867 में की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1867 में भारत की राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया। उन्होंने बताया कि 1867 टू 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये प्रति वर्ष थी। ओ माय गॉड, देख रहे हैं आप। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस दे रखे हैं, इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, यह शिक्षा, स्वास्थ्य व आय पर आधारित होता है। एंड थर्ड इज, यह विभिन्न देशों की तुलनात्मक स्थिति दर्शाता है। डी, उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट मानव विकास सूचकांक से संबंधित सत्य हैं, यानी कि देख लेते हैं ना कौन सा करेक्ट है या नहीं है। देखो तीनों ही करेक्ट हैं, तीनों ही करेक्ट हैं, इसका मतलब डी आंसर होना चाहिए। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में दिए गए उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुजनेट्स वक्र दर्शाता है, आंसर आपको पहले ही दिख गया है, क्या ही पढ़ूँ मैं, कोई बात नहीं। कुजनेट्स वक्र दर्शाता है गरीबी और आर्थिक विकास के संबंध को, आय विषमता और आर्थिक विकास के संबंध को, संसाधन और आर्थिक विकास के संबंध को, उपरोक्त सभी को। किसको दर्शाता है? कुजनेट्स वक्र जो है वह आय विषमता और आर्थिक विकास के संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कुजनेट्स वक्र को साइमन कुजनेट्स ने प्रतिपादित किया था, नाम याद रखना। इसके अनुसार आर्थिक विकास के साथ साथ आय वितरण की विषमता भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट,
परंतु बाद में आर्थिक विकास के साथ आय की विषमता कम होने लगती है और धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यह वक्र उल्टे यानी कि यू आकार का होता है। भारत में बेरोजगारी मापन हेतु आंकड़े कौन एकत्रित करता है? कोई तो करिए बेरोजगारी के। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नीति आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन या फिर योजना आयोग? बेरोजगारी की बात हो रही है, कौन करता है यह आंकड़े एकत्रित? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत में बेरोजगारी का मापन हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन आंकड़े एकत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शंस हैं हरित लेखांकन के अंतर्गत, ग्रीन वित्त के अंतर्गत, सकल राष्ट्रीय खुशहाली के अंतर्गत या फिर हिंदू वृद्धि दर के अंतर्गत। तो यह आता है ग्रीन वित्त के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना ग्रीन वित्त के अंतर्गत आएगा। ग्रीन वित्त का आशय सतत विकास परियोजनाओं अथवा पर्यावरण मित्र परियोजनाओं का वित्त पोषण करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज अदायगी, सब्सिडी, ऋण भुगतान, राज्यों को अनुदान। उपरोक्त व्ययों में से कौन सरकार के राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शंस है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक, दो और तीन या फिर केवल एक, दो और चार। देखिए पूछा गया है सरकार के राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं कौन से व्यय ऐसे हैं। तो इनमें से एक तो आपका ब्याज अदायगी आता है, सब्सिडी भी आता है, राज्यों को अनुदान भी आता है, ऋण भुगतान नहीं आता। एक, दो और चार होना चाहिए, डी आंसर करेक्ट है। इकोनॉमी से लिया गया प्रश्न है, ब्याज अदायगी, सब्सिडी, राज्यों को अनुदान, वृद्धावस्था पेंशन आदि राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। इसमें एक एक्स्ट्रा ये भी दे रखा है तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटौती प्रस्ताव का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? कर संरचना, मुद्रास्फीति, संघीय बजट, उपरोक्त में से कोई नहीं। कटौती प्रस्ताव का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? संघीय बजट से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जिस प्रस्ताव के द्वारा सरकार या उससे किसी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांग में कटौती का प्रस्ताव किया जाता है उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। इसका संबंध संघीय बजट से होता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को कितने मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 100 मिलियन टन, 108 मिलियन टन, 118 मिलियन टन या फिर 128 मिलियन टन? प्रश्न बनता है कब तक? लक्ष्य जो रखा गया है वो है 108 मिलियन टन का, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट। वर्ष 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, उनको सीक्वेंस में बताना है। तो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस पूछा गया है तो केवल जो करेक्ट ऑप्शन है वही जानेंगे। सोनभद्र, खीरी एंड मिर्ज़ापुर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के बारे में बात हो रही है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर। हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2020 के अनुसार सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर पूछी गई है अकॉर्डिंग टू 2020, सो दैट इज़ एमपी, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2020 के अनुसार सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाले राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ व ओडिशा है। सीक्वेंस यहाँ पर सबका दिया गया है। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट एंड रीज़न वाला क्वेश्चन है। राज्यों में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है।
क्योंकि बॉम्बे हाई कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन वाला क्षेत्र है। ऐसा है क्या? क्या आपको लग रहा है इसे पढ़ने से कि ये सही है रीज़न? बिल्कुल। देखिए मैं बता देती हूँ आपको, रीज़न बिल्कुल सही दे रखा है। तो स्पष्टीकरण बहुत दूर की चीज़ है, क्योंकि स्टेटमेंट उसने गलत दिया है। राज्य में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, ऐसा गलत है, राजस्थान में होता है ना, तो स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। आंसर होना चाहिए ए गलत है, परंतु आर सही है, डी इज करेक्ट। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य राजस्थान है। बॉम्बे हाई तेल का सर्वाधिक बड़ा उत्पादन क्षेत्र है, लेकिन यह राज्य नहीं बल्कि अपतटीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। सो नेक्स्ट है, यूरेनियम डेटिंग पद्धति द्वारा निम्नलिखित में से किसकी आयु का अंकन किया जाता है? जीवाश्मों, पेड़ पौधों, चट्टानों या फिर उपरोक्त सभी का अंकन किया जाता है? चट्टानों का किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बायोलॉजी से लिया गया प्रश्न है, यूरेनियम डेटिंग द्वारा निर्जीव वस्तुओं जैसे कि पुरानी चट्टानों आदि की आयु ज्ञात की जाती है, जबकि कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्मों, मृत पेड़ पौधों आदि की आयु का अंकन किया जाता है। नेक्स्ट है, सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओह नो, धातु है, फिर उसके बाद अयस्क है। इस प्रश्न में बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इसके जो कोड है ना वो उधर दे रखा है। कोई बात नहीं, हम यहाँ मैच करके और फिर उधर चलेंगे, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देख लेते हैं, अब आपको आंसर दिखेगा तो दिख जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन धातु और इसको मैच कर लेते हैं यहीं पर। सबसे पहला है मैग्नीशियम, ठीक है, जो कि डोलोमाइट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इससे फर्स्ट का 3 है ना, हम यहाँ पर लिखते चलते हैं 3। एंड नेक्स्ट है सीसा, जो कि गैल्ना से संबंधित है। उसके बाद है मरकरी की बात करेंगे तो मरकरी विच इज़ रिलेटेड टू सिनेबार एंड यूरेनियम पिंच ब्लेंड। सो सबसे पहले 3 4 2 3 4 1 2 आंसर ये होना चाहिए। देख लेते हैं कोई ऑप्शन ऐसा है या नहीं। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना है, केमिस्ट्री से लिया गया है। यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करके लिख दिया है, पढ़ने का कोई मतलब नहीं, एक बार बता चुके हैं। नेक्स्ट है तांबा, जस्ता, निकेल और चांदी उपरोक्त धातुओं में से किसका प्रयोग जर्मन सिल्वर के निर्माण में किया जाता है? केवल 1 और 2 का, केवल 1 2 3 का, केवल 2 3 4 का, या फिर चारों का ही प्रयोग किया जाता है? चारों का नहीं किया जाता। चारों का नहीं तो फिर किस किस का किया जाता है? तांबा का किया जाता है, जस्ता का भी किया जाता है, चांदी का तो नहीं किया जाता, और निकेल का भी किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। जर्मन सिल्वर में तांबा प्लस जस्ता प्लस निकेल इज इक्वल टू जर्मन सिल्वर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तारत्व की अधिकता से ध्वनि पतली अथवा तीक्ष्ण होती जाती है। तीक्ष्ण मीन्स टू से बोलते ना पैनी आवाज। उसके बाद है आवृत्ति के बढ़ने से तारत्व बढ़ता है। प्रश्न पूछा गया है, केवल एक असत्य है, केवल 2 असत्य है, दोनों असत्य है, या फिर ना तो एक और ना ही 2? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर होना चाहिए डी, मतलब कि ना तो एक असत्य है ना ही 2 असत्य है। तारत्व के कारण ध्वनि के पतले यानी कि तीक्ष्ण व मोटे होने का पता चलता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी आवृत्ति के बढ़ने से तारत्व बढ़ता है और ध्वनि पतली और तीक्ष्ण होती जाती है। नेक्स्ट है हीटर व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त नाइक्रोम का तार किसका बना होता है? टिन व निकल का, टिन व जस्ता का, टिन व क्रोमियम का, निकल व क्रोमियम का? किसका बना होता है वह तार? निकल और क्रोमियम का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाइक्रोम का तार निकल व क्रोमियम से मिलकर बना होता है। हीटर में नाइक्रोम का एलिमेंट लगा होता है, यह एलिमेंट उच्च ताप पर भी नहीं पिघलता। विद्युत प्रेस में भी नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रेडियो, टेलीविज़न व टेलीफोन में होता है? अवरक्त विकिरण, रेडियो तरंगें, एक्स किरणें,
कॉस्मिक किरणें। तो यह रेडियो तरंगों के द्वारा होता है। एक सेकंड, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रेडियो, टेलीविज़न व टेलीफोन में होता है? रेडियो तरंगों का ही तो होता है। बी शुड बी करेक्ट। एक बार देख लेते हैं। लघु रेडियो तरंगे का प्रयोग रेडियो, टेलीविज़न व टेलीफोन में होता है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयनमंडल से परावर्तित होती हैं। इनका प्रयोग रेडियो एवं टेलीविज़न में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको पृथ्वी का सबसे सफलतम व सर्वाधिक पुराना जीवधारी समूह माना जाता है। इनके द्वारा ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति मानी जाती है। क्या है वो, मतलब किसके द्वारा? उपरोक्त विवरण जो दे रखा है वो किससे संबंधित है? जीवाणुभोजी, अमीबा, साइनोबैक्टीरिया या फिर जलकुंभी? तो यह जो पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है वह संबंधित है अमीबा से। ऑप्शन नंबर बी। एम आई राइट? बी नहीं, साइनोबैक्टीरिया। यस, विवरण जो उपरोक्त विवरण दे रखा है वह साइनोबैक्टीरिया यानी कि नील हरित शैवालों से संबंधित है। नेक्स्ट है, एनेलिडा संघ के जीवों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इनका शरीर बेलनाकार होता है या फिर इनका उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया कहलाता है। नेक्स्ट है, इस संघ के जीवों का शरीर काइटिन नामक आवरण से घिरा होता है। उसके बाद है, जोंक, केंचुआ आदि इस संघ के जीवों का उदाहरण है। पूछा गया है इनकरेक्ट, राइट? इनकरेक्ट पूछा गया। मैं तो प्रश्न ही, मुझे कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा। एक बार प्रश्न मैं वापस से पढ़ूंगी। असत्य कथन पूछा गया है, बिल्कुल। इनका शरीर बेलनाकार का होता है, बिल्कुल सही है। इनका उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया कहलाता है, ये भी सही है। मुझे डी एंड सी में कन्फ्यूज़न है। आंसर सी है। इस संघ के जीवों का शरीर काइटिन नामक आवरण से घिरा होता है। ऐसा गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि उसका नाम होता है आर्थ्रोपोडा। संघ के जीवों का शरीर घिरा हुआ होता है काइटिन नामक आवरण से। आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों का शरीर घिरा हुआ होता है। अन्य कथन बिल्कुल सही है, यानी कि ठीक है। अच्छा, मतलब उस संघ का नाम दे दिया है, ये इनकरेक्ट है। सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोनिंग के अंतर्गत लैंगिक विधि द्वारा एक जीव, ये लैंगिक है, एक जीव से उसके ही जैसे दूसरे जीव का विकास किया जा सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है? पहला सफल क्लोन जीव एक भेड़ थी। हमें क्या बताना है इसमें? हमें यही बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। एक ही सही है, दो सही है, फिर दोनों सही है, फिर दोनों में से कोई भी सही नहीं है। बात कुछ ऐसी है, क्लोनिंग के अंतर्गत लैंगिक विधि द्वारा नहीं बल्कि अलैंगिक विधि द्वारा एक जीव से उसके ही जैसे दूसरे जीव का विकास किया जाता है। पहला सफल क्लोन जीव एक भेड़ थी, ये बिल्कुल सही है, ये इनकरेक्ट है। तो आंसर तो बी होना है। बी इज करेक्ट। क्लोनिंग का अभिप्राय अलैंगिक विधि से एक जीव से उसके ही जैसा दूसरा जीव तैयार करना है। एक भेड़ जिसको डॉली नाम होगा उसका पहला सफल क्लोन जीव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट्स निम्नलिखित में से किसका घटक है? ऑप्शंस हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, हीमोग्लोबिन या फिर उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि वह किसी का ना हो। श्वेत रुधिर कणिकाओं का घटक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लिम्फोसाइट्स श्वेत रुधिर कणिकाओं का भाग होते हैं। ये प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं तथा उनकी वृद्धि को उत्तेजित करते हैं। ठीक है, आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर सबको रिप्रेजेंट किया होगा, सारी ही एक्सप्लेनेशंस को। सो विद करेक्ट आंसर एंड ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।